नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, अब ट्रांसफॉर्मर अब आपके ऊपर न्यूमेरिकल्स कुछ बच गए हैं जो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है जो पूछे जाते हैं। आपको इतना अच्छी तरीके से इस चीज़ को बता दिया गया है कि अगर आप उसको थ्रू आउट स्टडी करेंगे तो कोई चीज़ आपकी नहीं फंसेगी। फिर भी कुछ एक न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए करवा देते हैं, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैव 2200/250 वोल्ट, यानी रेटिंग क्या लिखी है उसकी 2200/250 वोल्ट। इसके अलावा क्या कह रहे हैं 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर 50 हर्ट्ज हैज अ नेट कोर एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज अ नेट कोर एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने और 50 हर्ट्ज बता रखा है, नेट कोर एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रखा है। ठीक है, एंड मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड फ्लक्स डेंसिटी 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल दी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलो ठीक है, N1 N2 बताना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, N1 एंड N2। इनको जानने के लिए क्या करना है, सबसे आसान तरीका क्या है ना कि इसमें तो EMF इक्वेशन क्या है इसकी, E 4.44 FN phi m। प्राइमरी के लिए अगर होती तो यहाँ 1 हो जाता, सेकेंडरी के लिए होती तो यहाँ पे 2 हो जाता, बस इतना ही अंतर है। बाकी EMF इक्वेशन में कोई चीज़ नहीं बदलती, ना फ्रीक्वेंसी ना phi m। प्राइमरी और सेकेंडरी में बस वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होते हैं, इतना आपको मालूम है अच्छी तरह से। कहीं E1 होगा कहीं V1 होगा, वो अपने ऊपर है। तो ये मान लीजिए आपका प्राइमरी है तो ये V1 है और ये सेकेंडरी है तो ये V2 है। तो देख के लग रहा है ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है क्योंकि सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम है, यानी आपको E1 या कह लीजिए V1 मिल गया है 2200 है, V2 भी पता है आपको। फ्रीक्वेंसी F मिल गई है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी बात करते हैं। ये फ्लक्स मिल गया है, कहा है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी यानी phi m है, ये जो ये दिया ये भी मिल गया है आपको। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, क्या होता क्या है इसको, तो इसका मतलब है क्या, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने क्वेश्चन बोला है फ्लक्स डेंसिटी कहा है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स नहीं फ्लक्स डेंसिटी यानी BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। हमें चाहिए phi m, हमारे पास BM है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बता दिया है इन्होंने यानी A बता दिया है, और हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि phi और A में क्या रिलेशन, phi इक्वल्स टू B इंटू A, ये रिलेशन होता है। तो मैक्सिमम फ्लक्स है तो यहाँ phi m हो जाएगा, तो यहाँ BM के phi से था। एरिया मैक्सिमम क्या होता है, एरिया मैक्सिमम कोई मतलब ही नहीं है, जैसा कोर वैसा उसका एरिया। ठीक है, phi m BM, phi m निकालना है हमको, BM पता है हमें दिया हुआ, A पता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया गया है, बाकी सारी रीडिंग्स मीटर में है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट्स इट। तो A हमारा क्या हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁴ -4 एग्जैक्टली मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर में इधर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में 100 होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10⁻⁻² होते हैं 1 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ होंगे। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए पता चल गया, ये मालूम पड़ गया। BM कितना दिया है 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। B है तो phi निकल आएगा, phi निकल आएगा तो E1 हमें पता है, ये हमें मालूम है, F हमें मालूम है, N1 नहीं आ जाएगा। फॉर्मूला लिखिए E1 इक्वल टू 4.44 F N1 phi m। E1 कितना है 2200, 4.44 F कितना है 50, N1 कितना है यही तो निकालना है, N1 phi m कितना है, phi m क्या होगा BM इंटू A, ये होगा phi m, ये हो जाएगा 4.44 50 इंटू N1 इंटू BM कितना है 6
इंटू ए कितना है 36 इंटू 10⁻⁻⁴, ये है पूरा 2200। तो n1 तुम्हारा कितना निकल आएगा, n1 इक्वल्स टू 2200 अपॉन 4.44 50 इंटू 6 इंटू 36 इंटू 10⁻⁴, उसको ऊपर लेके चलेंगे। तो n1 की वैल्यू अगर पॉइंट में आती है, आएगी ही लग रहा है, अगर कुछ भी आती है पॉइंट, मान लो जैसे 3.1 तो वैल्यू 4 होगी। ये नहीं है कि 0.5 से कम होगा तो हम उसको 3 ही मानेंगे, 0.5 से ज़्यादा होगा तो 4 मानेंगे, ऐसा नहीं। अगर पॉइंट में कुछ भी आती है, इसका मतलब 3 फेरे हो चुके हैं, अब एक फेरा और घूमा है, थोड़ा सा ही सही, हम उसको चौथा फेरा गिनेंगे। 5.6, 5.3 मतलब 5 फेरे हो चुके हैं, फिर एक फेरा हल्का सा और घुमा है 0.3 के आसपास, तो हम उसको 6 फेरे गिनते हैं। तो हम ये जो फेरे होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी फेरों की संख्या, ये हमेशा एक प्रॉपर नंबर होता है, इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका आंसर जो आ रहा है n1 का आ रहा है 449, ये ऑफकोर्स पॉइंट में आ रहा होगा, लेकिन आंसर आ रहा है 449, ठीक है। असली आंसर ये होता है, कई बुक्स वाले क्या करते हैं 449.2 को 449 ही रखते हैं। तुम लोग करना 449 इक्विवेलेंट टू 460, अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आती है तो, या फिर आंसर रहा होगा 458 पॉइंट समथिंग, तो आंसर आया 449। इसके बाद n2 निकालना है। n2 निकालने के लिए क्या करना चाहिए, एक तरीका तो ये कहता है, जो आपकी बुक में भी है, कि इसी वैल्यू में यहाँ e2 कर दो, यहाँ n2 कर दो, सेम वैल्यू रखो, n2 आ जाएगा। हमने क्या बोला था उसे, प्राइमरी E1 के लिए ये होगा और सेकेंडरी के लिए यहाँ E2 हो जाएगा या N2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर हम लोग टर्न्स रेशियो अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ा हुआ हमने कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। हमें N2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा भैया N2 हमारा, N2 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इंटू N1। E2 पता है, E1 पता है, N1 पता है, E2 पता है, E1 पता है, N1 पता है, रख दो भैया, निकालो क्या आएगा, N2 इक्वल्स टू E2 क्या है 250, ये क्या है 2200, और N1 क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स 459। तो N2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 52 आ रही है, 52। तुम चाहो तो यही कर सकते हैं, E2 कर दो या N2 कर दो, इसको पूरा सॉल्व करो तब भी यही आएगा। ये थोड़ा छोटा है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आपकी बुक में जब कोई क्वेश्चन दिया होता है, तो जब कोई टॉपिक खत्म करने के बाद वो क्वेश्चन देते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि उसी टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला यूज करें। जैसे ईएमएफ इक्वेशन खत्म हुई, तो जो भी क्वेश्चन वो बनाएंगे, हर क्वेश्चन में ईएमएफ इक्वेशन डालेंगे। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा कोई कंस्ट्रेंट है नहीं, हमने पूरा ट्रांसफॉर्मर पढ़ रखा है, तो हमें अगर आंसर सॉल्व करने के लिए जो शॉर्टेस्ट तरीका लगेगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर ने थोड़ी नहीं कहा कि हर बार यही इस्तेमाल करो, कोई और तरीका जानते हो उसे कर लो, आंसर सही आना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। कभी कभी मेथड गलत होता है तो भी आंसर सही आ जाता है, वो कभी कभी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो किसी ने कह दिया 2,4, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, किसी ने लिखा 6, ठीक है सही लिखा है, किसी ने लिखा 8, वो भी सही लिखा है। क्यों, कैसे, किसी ने 2 में 2 जोड़ दिया तो उनको लगा 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में जोड़ेंगे 6, किसी ने सोचा इसका दुगना है, 2 दूना 4 तो 4 दूना 8, तो वो उसकी गलती उसकी नहीं है। किसी ने क्या किया, वहां पर 16 लिख दिया, लोगों को लगा 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16। अब यहां पर क्या हो जाता है ना, तुक्के में आंसर सही आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन ही जनरली आयोग के द्वारा काटे जाते हैं, कैंसिल किया जाता है, क्योंकि जिसमें आयोग जानता है एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आंसर की बन रही है, और मान लो इत्तेफाक से वो दोनों आंसर अगर ऑप्शन में है, उस केस में क्वेश्चन कैंसिल किया जाता है और उसके नंबर सबको दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हर बार नहीं होता, तो हमने वही कहा, इंपॉर्टेंट ये है कि मेथड सही होना चाहिए और आंसर सही होना चाहिए। आप मेथड यूज कर सकते हैं अपने विवेक के अनुसार, ठीक। एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लो, उसमें लिखा है अ 200/50 वोल्ट, इसको हटा दे, और 200/50, ठीक है, वोल्ट क्या है, वोल्ट आ गया, और 200/50 वोल्ट
50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई विथ सेकेंडरी ओपन। ठीक है, चलो भैया, सप्लाई विथ सेकेंडरी ओपन, प्राइमरी वाइंडिंग हैज 400 टर्न्स। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। प्राइमरी वाइंडिंग के कितने नंबर ऑफ टर्न्स बताए? 400 बताए इन्होंने। पूछा क्या है भैया इसमें? 400 टर्न्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द कोर इफ द प्राइमरी वाइंडिंग हैज 400 टर्न्स? यानी अगर प्राइमरी वाइंडिंग 400 हो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स कितनी होगी? यानी अगर N1 400 है तो φm कितना होगा? एक पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा भैया? What is the peak value of flux? What is the peak value of flux if the primary voltage is 200 volt and 25 hertz supply? पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्या है अगर प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्ट है और सप्लाई 25 हर्ट्ज की है? उसमें इन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं किया, तो N1 उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स N इतना ही रह जाएगा, 400 ही माना जाएगा। प्राइमरी वोल्टेज अगर 200 वोल्ट है, 25 हर्ट्ज सप्लाई है और नंबर ऑफ टर्न्स इतना ही है। यहाँ क्या है? प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज सप्लाई है और नंबर ऑफ टर्न्स 400 है। तो दोनों केस में φm बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, देख के समझ गए हो। सिमिलरली वही करो, E1 इक्वल टू 4.44 F/N1 φm। E1 कितना है? ये आपका है V1, ये है आपका V2। V1 और E1 सेम चीज होती है, V2 E2 सेम चीज होती है, जानते ही हो। E1 आपका 200 है, यहां पर भी लिखा ही हुआ था, क्वेश्चन में भी दे दिया गया था वैसे। 4.44 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 है। N1 400 है, φm पूछा जा रहा है, निकाल लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, बस खाली ये जान लो कि कौन सा फॉर्मूला बैठना है और सॉल्व कर लेना यार इसको। कौन कैलकुलेट करे? आंसर देखो क्या आ रहा है इसका। आंसर आपका आ रहा है 2.25 मिली वेबर। 2.25 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर या 2.25 मिली वेबर। इन्होंने कहा है अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटा के 50 की जगह 25 कर देते हैं तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी घटा के 50 की जगह 25 कर देते हैं तो क्या होगा? सेम चीज है, E1 रखो, 4.44 रखो, F की जगह 25 रखो, N1 की जगह 400 रखो, φm निकालो। बस F की जगह 25 करना है, पूरा सॉल्व करो। या फिर बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? बुद्धिमान मनुष्य ये करता है कि रिलेशन देखो क्या है, φm ऊपर है, फ्रीक्वेंसी नीचे है, यानी किसी एक में φm और किसी दूसरे में φm हो तो रिलेशन होगा ये, देख के लग रहा है साफ साफ। बाकी सारी चीजें तो कॉमन ही है, यानी अगर फाई इधर है तो फ्रीक्वेंसी नीचे, इसकी भी फ्रीक्वेंसी यहां होती है, 1 वाली की नीचे होगी 1 और 2 वाली के ऊपर होगी। सिमिलरली φm की वैल्यू तुमको पता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक बार तुमको 50 दी गई थी, एक बार तुमको 25 दी गई है, अब φ2 पूछा जा रहा है, कर लो भैया इस चीज को अपने तरीके से। φm1 हम इसको माने 2.25, दूसरा फाई पूछा जा रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी गई तो क्या कर दी गई? F2 25 है और ये 50 है, 1/2। फ्लक्स जो है इसके जस्ट डबल होगी। 2.25 का डबल कितना होता है यार? 4.5 होगा, 4.5 मिली वेबर। आप चाहो तो तुम इसमें पुट करके सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको बुक में ये तरीके यूज किया गया है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, उनको ये बार बार सिद्ध करना है, इसलिए आपको बार बार इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है, इन्वर्सली यानी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, अगर घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। 50 हर्ट्ज था तब ये आ रहा है, अगली बार उन्होंने 25 हर्ट्ज किया, यानी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने क्या कर दिया? आधा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? दुगना। रिवर्स का रेशियो है ना, तो ऐसे ही गणित लगा को निकाल दोगे। 2.25
0.25 का डबल होता है 0.50, 2 का डबल होता है 4.50। आंसर आ गया खट्टे से। या कैलकुलेटर जिंदाबाद, इंटू 2 कर दो बस, ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत ही नहीं। समझो कि नहीं समझो? बहुत सही। चलो भाई, ये हो गया। एक आइडियल रुक जाओ, क्वेश्चन देखिएगा। ट्रांसफार्मर टेक्स अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर एंड एब्जॉर्ब 64 वॉट व्हेन प्राइमरी इज कनेक्टेड टू अ नॉर्मल। सब किसका क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड कंडीशन का। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड कंडीशन, चलो भैया बहुत अच्छा। उसका देख लो थोड़ा सा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड कंडीशन का। क्या आज के लिए इतना रहने दे, बताओ। आज के लिए इतना रहने देते हैं यार, अगली बार फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना। नमस्कार।